मार्वल ज़ॉम्बीज इज फाइनली हियर। आई बिलीव कि आपने ये पूरा शो अब तक बिंज वॉच करके निपटा दिया होगा। इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि हम इन सारे एपिसोड्स को डिस्कस कर लें। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये शो व्हाट इफ सीजन 1 के जॉम्बी एपिसोड की कंटिन्यूएशन है, जहां पर जेनेट वैन डाइन क्वांटम रियल में एक जॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होती है। उसे बचाने के लिए एंक भी वहां जाता है और खुद भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। और जब वो दोनों क्वांटम टनल से बाहर आते हैं तो ये वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। इवन एवेंजर्स भी इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। और जब ब्रूस थानोस के बारे में उन्हें वॉर्न करने के लिए स्पेस से अर्थ पर आता है तो वो देखता है कि कुछ हीरोज को छोड़कर पूरा वर्ल्ड जॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गया है। अब वो विजन के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि विजन ने जॉम्बी वांडा को पकड़ कर रखा है और वो उसे फीड करने के लिए इनोसेंट लोगों की बॉडी पार्ट्स को काट कर उसे खिला रहा है, जिनमें से एक तचाला भी था जिसका एक पैर वो वांडा को खिला चुका था। वो सारे वांडा से फाइट करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में ओकोई और बकी जैसे कुछ हीरोज मारे जाते हैं। लेकिन विजन इस वायरस के क्योर के लिए अपना माइंड स्टोन निकालकर सर्वाइविंग हीरोज को देता है और स्पाइडी, स्कॉट एंड तचाला वाकांडा के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तब तक जॉम्बी थानोस वाकांडा में पहुंच चुका था और यहीं पर ये व्हाट इफ का एपिसोड खत्म हो जाता है। और यहां से आगे की कहानी मार्वल जॉम्बीज में शुरू होती है। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहां पर केट बिशप, रिरी विलियम्स और कमाला खान को देखते हैं और यहां पर कमाला खान के पास उसकी पावर्स ऑलरेडी आ चुकी है, जबकि अर्थ 616 में हमें उसकी पावर्स एंड गेम के बाद देखने को मिली थी। साथ में यहां पर केट बिशप भी हॉकाई से कभी नहीं मिल पाई और रिरी के पास भी उसका सूट नहीं है। और यहां पर रिरी आयरन मैन के हेडलेस आर्मर में टेडी बियर के हेड को अटैच करके फ्राइडे की मदद से इसे ऑपरेट कर रही है, क्योंकि व्हाट इफ में हमने देखा था कि टोनी का हेड उसके आर्मर से अलग हो गया था। देन वो तीनों ग्रैंड सेंट्रल में एंटर करते हैं, जहां द एवेंजर्स में चिटोरी इन्विजन हुआ था और यहां पर जॉम्बी अपोकैलिप्स के बाद सब कुछ खंडहर बन गया है। लेकिन तभी यहां पर एक प्लेन क्रैश होता है, जिसके अंदर हम एक पायलट को देखते हैं, जिसके पेट में एक डिवाइस होता है और कमाला इसे अपने हाथ से निकालती है और रिरी से देखकर कहती है कि ये क्रॉस गैलेक्टिक ट्रांसमीटर है जिसे शील्ड ने बनाया है। एंड फिर वो तीनों यहां पर रिरी की कार में बैठकर अदर सर्वाइवर्स और इसके क्योर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अचानक रास्ते में एक तूफान से उनकी कार पलट जाती है और वो जॉम्बीज के बीच में फंस जाते हैं। रिरी अपने रिपल्सर का यूज करती है, कमाला अपनी सुपर पावर और केट अपनी आर्चरी से जॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जिस तूफान की वजह से उनकी कार पलटी थी वो कोई तूफान नहीं, एक्चुअली इकारिस वर्सेस कैप्टन मार्वल का इंटेंस बैटल था। लेकिन इकारिस यहां पर जॉम्बी नहीं है, जबकि कैप्टन मार्वल जॉम्बी बन चुकी है, क्योंकि इकारिस एक इटर्नल है और इटर्नल बेसिकली रोबोट्स होते हैं जिनके ऊपर जॉम्बी वायरस का असर नहीं होता। बट क्वेश्चन ये आता है कि कैप्टन मार्वल यहां पर कैसे आई। शायद हो सकता है कि निक फ्यूरी ने जॉम्बी वायरस के फैलते ही कैरोल को सिग्नल भेजा हो, बट वो दोनों यहां पर फाइट क्यों कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि एटर्नल्स टीएमटी को इमर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन मार्वल ने काफी सारे लोगों को मारने के बाद उनका प्लान खराब हो रहा है। दैट्स व्हाई इकारिस उसे रोकना चाहता है। केट कैप्टन मार्वल के ऊपर एक एरो शूट करती है, लेकिन ये तो एक पार्टी एरो था और उसके बाद कैप्टन मार्वल केट बिशप को मार देती है। रिरी को भी यहां पर एक जॉम्बी काट लेता है, लेकिन तभी यहां पर एंट्री होती है मून नाइट ब्लेड की, जो अपनी मून नाइट थीम बाइक में यहां पर आकर कमाला खान को बचाकर ले जाता है। और एमसीयू में ब्लेड को हमने पहली बार देखा है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर मून नाइट के सूट को ब्लेड के कॉस्ट्यूम के साथ मर्ज किया गया है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक काफी कूल आइडिया था। और वो दोनों ओहायो की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर हम देखते हैं हमारे अदर हीरोज को, जो कि एक बेस में छिपे हुए थे। यहां पर मेलिना ने कुछ जॉम्बीज को एज ए वाल यूज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जो वही टेक्नोलॉजी है जिसका यूज उसने ब्लैक विडो में पिग्स को कंट्रोल करने के लिए किया था। सारे हीरोज इस बेस में गैदर होते हैं, लेकिन तभी यहां पर जॉम्बीज का पूरा ग्रुप आ जाता है, जिसमें हॉकाई, घोस्ट, अबोमिनेशन जैसे कैरेक्टर्स होते हैं और इन्हें लीड कर रही होती है ओकोई। और हाँ, इनके साथ जॉम्बी कैप्टन अमेरिका भी होता है, जिसका ओनली कमर से ऊपर का पार्ट यहां पर होता है, क्योंकि व्हाट इफ में बकी ने उसे बीच में से काट दिया था। और इन जॉम्बीज को मारने के लिए आपको उनके सिर पर अटैक करना होता है और फिर ये जॉम्बीज उनके बेस पर अटैक कर देते हैं। विडोज उनके ऊपर फायरिंग करती है, लेकिन तभी घोस्ट यहां पर आती है और अपनी फ्रीजिंग पावर से इन वीडियोस को मार देती है। रेड गार्डियन वर्सेस कैप्टन अमेरिका की एक बड़ी ही फनी फाइट हमें यहां पर देखने को मिलती है। कैप्टन अमेरिका इस फाइट में रेड गार्डियन के बॉल्स ग्रैब कर लेता है,
लेकिन एट द एंड रेड गार्डियन कैप्टन अमेरिका के ऊपर गिरकर उसे पिचकाकर मार देता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम शांग-ची और केटी को देखते हैं, जो कि एस वैले वर्क पर है, जैसा कि हमने शांग-ची मूवी में देखा था, और यहाँ पर शांग-ची ने केटी को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है। वो उसे अभी शॉन के नेम से ही जानती है, और फिर जिमी वू भी यहाँ पर एंट्री लेता है। क्योंकि एंड मैन 2 के इवेंट्स के टाइम पर ये सारे कैरेक्टर सेम सिटी में थे, तो इनकी स्टोरी को ऐड करना यहाँ पर काफी अच्छा आइडिया था। पूरी सिटी में यहाँ पर जॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। लेकिन तभी शांग-ची के फादर वेन वू यहाँ पर आते हैं उसे बचाने के लिए, और इसी प्रोसेस में अपने रिंग्स से एक जायंट जॉम्बी को मारते हैं, जो कि पिम पार्टिकल की हेल्प से बड़ा हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर एक जॉम्बी शांग-ची को काट लेता है, और ये वायरस कहीं उसकी पूरी बॉडी में फ्लो ना हो, इसीलिए वेन वू अपने रिंग्स को निकालकर शांग-ची के हाथ में पहनाता है, ताकि उसके फ्लो को रोका जा सके। और ये एक रिंग जो कि शांग-ची के बाइसेप पर लगी हुई है, वो पूरे शो में यहीं पर रहकर ग्लो करती रहती है, ताकि वो वायरस के फ्लो को रोक सके। और शांग-ची पूरे शो में ओनली 9 रिंग्स का यूज करता है, और यहाँ पर केटी को भी उसकी असली आइडेंटिटी का पता लग जाता है, और यहाँ पर डेथ डीलर आकर उन्हें रेस्क्यू कर लेता है। और इसके बाद हमें 5 साल बाद का एक दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेजर्ट में उनके पीछे स्कारल्स का एक ग्रुप पड़ा हुआ है, और स्कारल्स को यहाँ पर इस तरह से देखकर मैं काफी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि अर्थ 616 में वो इस टाइम पर एज ए ह्यूमन छिपे हुए थे। लेकिन इस यूनिवर्स में जॉम्बी एपोकैलिप्स के बाद उन्हें इस तरह से रहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं, तो स्कारल्स भी जॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। देन हमें यहाँ पर सिटी ऑन सी का एक बोर्ड दिखाया जाता है, और फिर एंट्री होती है जॉन वोकर की, जो कि इंट्रोड्यूस करता है बैरन जिमो को। तो मेरे अकॉर्डिंग बैरन जिमो को वायरस फैलने के टाइम पर प्रिजन में रखा गया था, क्योंकि सिविल वॉर में उसके साथ ऐसा ही किया जाता है, एंड आई थिंक इस यूनिवर्स में उसे राफ्ट में भेजा गया। राफ्ट जो कि अंडर वाटर प्रिजन है, जो हमें सिविल वॉर में देखने को मिली थी, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिली थी। तो जब ये वायरस फैला होगा तो जिमो यहाँ से बाहर निकल गया, और उसने पूरी राफ्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, और अब वो इस राफ्ट का यूज लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कर रहा है, और यहाँ पर उसने एक न्यू सिटी बना दी है। और यहीं पर शांग-ची और रेड गार्डियन की टीम की एक दूसरे से मुलाकात होती है, और वो आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और यहाँ पर भी जिमी वू अपना मैजिक दिखा रहा है, जैसा कि हमने उसे एमसीयू में करते हुए देखा है। और फाइनली इस राफ्ट के अंदर इस सेफ प्लेस में आकर हमारे हीरोज फाइनली चैन की सांस लेते हैं, और फिर हमें ओशन के बॉटम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टेलो कैनल्स और जॉम्बीफाइड नेमोर है। और राफ्ट के अंदर हमें जिमो का असली प्लान पता चलता है, और वो रिवीज करता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए नेमोर को खाना खिलाता है, और फिर वो कमाला खान की पूरी टीम को ओशन में छोड़ देता है। लेकिन कमाला अपनी पावर से एक प्रोटेक्टिव बबल बनाकर सबको सेफ करती है। बट तभी नेमोर उनके ऊपर अटैक करता है, और वो राफ्ट के अंदर घुस जाते हैं, और यहाँ उनकी फाइट शुरू हो जाती है। फिर वो नेमोर को एक कंटेनमेंट सेल के अंदर ट्रैप कर देते हैं। बट अदर टेलो कैनल्स भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। हमारे हीरोज यहाँ से एस्केप करने का ट्राई करते हैं, बट नेमोर उनके पीछे लगा हुआ था। कमाला और शांग-ची अपनी पावर से उसे रोकने का ट्राई करते हैं। इनफैक्ट पूरी टीम उसे रोकने का ट्राई करती है, बट नेमोर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो उन सबको तितर-बितर कर देता है, और वोकर को तो हाफ में से काट देता है। बट एंड में कमाला उसे ट्रिक करके उसके मुंह में अपने हाथ से क्रिस्टलाइज मेज को इनलार्ज करती है, और नेमोर का हेड एक्सप्लोड हो जाता है। वहीं येलेना अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है, क्योंकि वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाती। और रेड गार्डियन यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली खो चुका था। एपिसोड के एंड में पूरी राफ्ट एक्सप्लोड हो जाती है, और सर्वाइविंग हीरोज न्यू एसगर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ एपिसोड 3 में व्हाट इफ एपिसोड को पिक किया जाता है, जहां पर ब्लैक पैंथर, स्कॉट एंड स्पाइडरमैन जॉम्बी थानोस के साथ फाइट करते हैं, और उनकी फाइट को देखकर यहां पर टाइटन वाली फाइट की याद आ गई। लेकिन तभी उनकी फाइट के बीच में थोर एंट्री लेता है, ब्रूट और रॉकेट के साथ ठीक उसी तरह से जैसा कि उसने इन्फिनिटी वॉर में किया था, और थोर एक बार फिर से अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थानोस की चेस्ट पर अटैक करता है। और मैंने कहा था कि थोर इस फाइट में जरूर आएगा, लेकिन थोर की सेम मिस्टेक की वजह से थानोस जिंदा बच जाता है, और पावर स्टोन का यूज करके रॉकेट की बॉडी से उसके फ्लैश को अलग कर देता है। ग्रूट कहाँ गया पता नहीं चला, और थोर की आधी बॉडी भी बर्न हो जाती है। फिर थानोस वाकंडा की गोल्डन सिटी को डिस्ट्रॉय करता है, और वाकंडा का वाइब्रेनियम रिएक्टर एक्सपोज हो जाता है, और फिर ब्लैक पैंथर माइंड स्टोन के साथ मैट टाइटन को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक जॉम्बी थानोस गांटलेट का यूज करना सीख चुका था। फिर वो टचाला के हाथ से माइंड स्टोन को भी चुरा लेता है, और अपने गांटलेट को कंप्लीट करता है, और उसकी बॉडी में हम गांटलेट की पूरी एनर्जी को फ्लो होते हुए देखते हैं, जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। और फिर अल्टीमेटली टचाला खुद के साथ थानोस को भी वाइब्रेनियम कोर में पुश करता है,
और वो दोनों और साथ में स्टोन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तचाला का एक भी डायलॉग यहाँ पर सुनने को हमें नहीं मिला। उसकी जगह स्पाइडरमैन डिस्क्राइब करता है कि एंड मोमेंट्स में टिचाला ने वाकंडा फॉरएवर कहकर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और यूनिवर्स को बचाया। तभी यहाँ से एक एनर्जी एक्सप्लोड होती है और उससे पहले स्कॉट और स्पाइडी इसकी चपेट में आ पाते हैं। कुछ पोर्टल्स यहाँ पर ओपन होते हैं और कमार-ताज के सोर्सरेस उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर कुछ सोर्सरेस को हम यहाँ पर देखते हैं जिन्हें रेंट्रा लीड कर रहा होता है, जिसे आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा होगा। साथ में सारा वुल्फ भी यहाँ पर थी और उसे भी आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, जिसे वंडा मार देती है। और उनके साथ लंदन मास्टर भी यहाँ पर होता है और उसे भी आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। और स्पाइडी और स्कॉट यहाँ पर बैठकर डिस्कस करते हैं कि क्वीन ऑफ द डेड वंडा को कैसे रोका जाए। इधर हमारे हीरोज न्यू एसगॉर्ड पहुंचते हैं और न्यू एसगॉर्ड के इस डोर को देखकर हाइमडल के उस रिफ्यूजी डोर की याद आ गई जिसका यूज थोर रैग्नारॉक में हेला से लोगों को बचाने के लिए कर रहा था। वांडा उनके साथ बात करने का ट्राई करती है, लेकिन हीरोज हेजिटेट कर रहे होते हैं। वह कहती है कि वो इन्फेक्ट हुई थी, लेकिन अब वो इन्फेक्टेड नहीं है। और वो कहती है कि वो सबको हील कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे वो पावर चाहिए जो वाकांडा में एक्सप्लोड हुई थी। वांडा उन्हें कन्विंस करने का ट्राई करती है, लेकिन तभी रिवील होता है कि यह खाना पीना सब कुछ वांडा का इल्यूजन था। यह फूड एक्चुअली जॉम्बीज के बॉडी पार्ट्स थे और यहाँ पर वो जॉम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं जिसने भी यह खाना खाया था, इंक्लूडिंग रेड गार्डियन। फिर वांडा भी यहाँ पर अपने असली फॉर्म में आ जाती है। जिमू यहाँ पर ब्रूटली मारा जाता है, साथ में डेथ डीलर और जिमी वू भी मर जाते हैं। और जॉम्बीज का यह ग्रुप अब थोर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन फाइनली थोर अपनी आंखें खोलता है, मतलब अपनी एक आंख खोलता है। इधर हमारे हीरोज भी एस्केप करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनके पीछे वांडा की पूरी आर्मी लगी होती है। बट लकीली उन्हें ग्रैंड मास्टर की शिप मिलती है, जो कि हमने थोर रैग्नारॉक में देखी थी, और उसके ऊपर बैठकर वो भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेक्स ही उनके साथ नहीं आ पाता, क्योंकि वो जॉम्बी बन गया था। वो नोटिस करते हैं कि शिप तो आगे नहीं बढ़ रही है। फिर वो देखते हैं कि वांडा ने उन्हें पीछे से होल्ड कर लिया है और वो उन्हें वापस खींच लेती है। और वांडा कमाला से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा, तुम वर्ल्ड को हील कर सकती हो। लेकिन तभी थोर यहाँ पर आकर वांडा का सामना करता है और उन दोनों की इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। और फाइनली स्पेस में जाकर हमारे हीरोज इस ट्रांसमीटर का यूज करके नोवा कॉर्प से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही। नोवा कॉर्प को ऑलरेडी पता चल चुका है कि उनका पूरा प्लेनेट जॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, इसीलिए उन्होंने उनके पूरे प्लेनेट को क्वारंटीन कर दिया था। अपनी शिप से उन्होंने यहाँ पर कुछ उसी तरह की शील्ड बनाई हुई है जैसा कि उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एंड में किया था। और एपिसोड के एंड में वो हमारे हीरोज की शिप को ब्लास्ट करके उन्हें नीचे गिरा देते हैं। अब यहाँ से नीचे गिरते वक्त उन्हें भी पोर्टल्स के थ्रू कमार-ताज में ले जाया जाता है। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रूस बैनर अब भी जिंदा है और वाकांडा से आने वाली इस इंफिनिटी एनर्जी को ब्रूस बैनर अब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि ये पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इंफिनिटी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद हल्क इंफिनिटी हल्क बन गया है। और ये देखने में यहाँ पर कॉमिक्स से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की तरह लगता है। और इस मोमेंट पर हीरोज को पता लग चुका था कि अब वांडा बैनर के लिए जरूर आएगी और उन्हें यहाँ पर उसे रोकना होगा, इसलिए वो सारे मिलजुल कर उसे रोकने के लिए तैयार होते हैं। और वांडा यहाँ पर हल्क के लिए आ चुकी थी। वो जॉम्बीज की आर्मी उसकी तरफ भेजती है, लेकिन हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो इजीली इन सारे जॉम्बीज को टेक डाउन कर देता है। लेकिन फिर इन जायंट जॉम्बीज के कांस्टेंट अटैक से वो काफी वीक हो जाता है और फिर वांडा उसके सामने आकर उसकी पावर को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हीरोज यहाँ पर पोर्टल्स के थ्रू एंट्री लेते हैं और फाइनल बैटल शुरू होता है। इस फाइट में काफी सारे मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक रिम्प्रा का अपने हॉर्न से जॉम्बीज को मारना, स्पाइडी का अपनी वेब से जॉम्बीज के हेड्स को निकालना और ब्लेड का हैंडप्रिंट को बीच में से काटना। लंदन मास्टर भी यहाँ पर हॉकाई को बीच में से काट देता है। लेकिन वांडा यहाँ पर कमाला के कानों में विस्पर करती है कि मैं सबको बच्चा नहीं चाहती हूँ, अगर तुम मुझे रोकोगी तो सब लोग मर जाएंगे। लेकिन कमाला उसकी बातों को अनसुना करके उसे एक ब्लो से पीछे फेंकती है। लेकिन एंड में वांडा उसे उसके सारे डेड फ्रेंड्स के जॉम्बीज को दिखाती है। तभी थोर यहाँ पर आकर अपने लाइटनिंग से सेरा वुल्फ एंड लंदन मास्टर को मार देता है, क्योंकि थोर भी अब जॉम्बी बन गया था। साथ में यहाँ पर ब्लेड उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपनी लाइटनिंग से वो उसे भी वेपोराइज कर देता है। फिर थोर वर्सेस हल्क की फाइट यहाँ पर होती है,
जिसे देखकर उनकी थोर रैग्नारॉक वाली फाइट याद आ गई। लेकिन एंड में हल्क यहाँ पर थोर के सिर को कुचल देता है। फिर वांडा यहाँ पर आगे आती है और हल्क की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। वही रिम्प्रा को मार दिया जाता है, साथ में शेंगचू को भी जॉम्बी काट लेता है और ऑलमोस्ट सारे ही हीरोज यहाँ पर मर चुके थे। फिर कमाला अकेले वांडा से लड़ती है, लेकिन वांडा उससे कहती है कि हम दुनिया को बचा सकते हैं, तुम मेरी मदद कर सकती हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कमाला अल्टीमेटली उसके साथ यह डील कर लेती है। फिर वांडा यहाँ पर हल्क और कमाला दोनों के साथ खुद को कनेक्ट करती है और कहती है कि वर्ल्ड दोबारा से स्टार्ट होगा और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरा प्लेनेट इस एक्सप्लोजन से कवर होता है और एक व्हाइट स्क्रीन के बाद हम अचानक से कमाला को उसके घर में उठते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ सच में ठीक हो गया है। उसके दोस्त केट और रिरी डोर पर उसका वेट कर रहे होते हैं। वो सारे कैफे में जाते हैं, बोबा टी पीते हैं और कमाला काफी खुश है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी अचानक वांडा का इल्यूजन ब्रेक होता है और वो जॉम्बीज के फ्लैशेस को देखती है। वह अपने सामने रिरी को जॉम्बीज के साथ फाइट करते हुए देखती है और रिरी उससे कहती है कि कमाला उठो, ये सब कुछ फेक है, ये रियल नहीं है। लेकिन कमाला वापस से इस इल्यूजन में आ जाती है, जहां पर केट उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, वांडा के फाइनल जंप स्केयर के साथ। तो मार्वल जॉम्बीज की एंडिंग सेटिस्फाइंग नहीं थी। यहाँ पर वांडा जीत जाती है और हमारे हीरोज हार जाते हैं। काफी सारे फैंस कह रहे हैं कि हमें इसका सीजन 2 चाहिए, लेकिन अब क्या फायदा, कमाला के सारे फ्रेंड्स मर गए हैं। तो आपका क्या सोचना है, इसका सीजन तो आना चाहिए या नहीं, कमेंट्स में बताओ और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें होली टॉक्स को।